ये था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में हम काम चला रहे थे। ये वर्किंग की थी इसमें 20x2 और 3 का आप लोगों को मैंने कहा था मुकम्मल कर लें, तो मुकम्मल जिन्होंने किया है वो शेयर कर लें, जिन्होंने नहीं किया वो आंसर नोट कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि बाद में जब वो देखेंगे या करेंगे तो उनको आसानी होगी। जी शाबाश। अच्छा बेटा एक मिनट, ये लो बेटा हो गया। ये 20x2 और x3 दोनों किए हुए मैंने। जी जी बताएं बेटा फिगर्स। कैश की क्या है? 3.8%। 3.8% जी। 27.9%। 27.9%। 25.4%। 25.4% 5%। ठीक हो गया। 56.99%। 56.99, तो इसको तो जी राउंड ऑफ कर देना था ना बेटा। 57। हाँ 57। हाँ बहुत क्लोज है ये तो, 0.01 का डिफरेंस है सिर्फ, तो ये 57% हो गया। आगे नेट फिक्स एसेट्स 43%। 43%। 43 जी। ठीक हो गया। टोटल उसके एसेट्स बाद तो 28 100%। हाँ पॉइंट ये तो 100% ही आए होंगे। जी ठीक है। पेबल्स आ गए 28.58। 58 जी। तो ये अच्छा 6 हो जाएगा। हाँ ये 6 हो जाएगा। 28.6%। अक्रूवल्स 5%। 5%। जी उसके बाद 8.7%। 3.7। 8.7। अच्छा 8.7 ठीक हो गया। करंट लाइबिलिटीज 42.3। 32.3। 42.3। 42.3%। अच्छा जी उस 9.7%। 9.7 जी 7%। और 47.96। एक मिनट 47.96, तो 96%। 40 जी 48 हो गया ना। जी 48%। बाकी लोग भी मेरे साथ टैली कर लें, कोई मिस्टेक हो जाती है। हाँ जी शाबाश। आगे लिखवाएं इकरा बेटा कैश से ऑनवर्ड्स दोबारा 2000 1.69%। 1 पॉइंट 1.7% हो जाएगा। हाँ 1.7 कर देते हैं। ठीक है आगे 34%। 34%। 27.6%। एक मिनट बेटा रुको एक सेकंड, मैं लिखता हूँ एक मिनट। अच्छा 34 आ गया। रिसीवेबल इन्वेंट्रीज कितने आ गई? 27.6%। 27.6%। अच्छा जी आगे 63.3%। 63.3% जी। फिक्स 36.66%। 36.7%। 6.7%। ये 100% होगी। 30 पेबल्स कितने के आ गए? 30.35%, यानी कि 4% हो जाएगा। 30.4 हाँ 30.4%। 4.9%। अक्रूवल्स जी 4.9 ही रखो इसको। उसके बाद बैंक लोन कितने का? 8.8%। 8.8% ठीक हो गया। 44.10%। 54.10। 44। 44.1 ही हो गया ना फिर। 44% ही रह जाएगा। अच्छा उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट कितना हो जाएगा? ये 7.98 है, तो ये 8% हो जाएंगे। जी बेटा ठीक है। और शेयर होल्डर इक्विटी है 47.92 है, तो ये 48% हो जाएंगे। ये 52 है ना, तो 48% होगी। ठीक हो 47.92 है, तो ये 48 हो जाएंगे। जी जी। जी और लास्ट में 100 आ गया। अच्छा अब इसमें पिक्चर ना जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उधर भी था, उधर चेंजेस थोड़े माइन्यूट थे, थोड़े से थे कि सीजीएस की कॉस्ट बढ़ती है,
उधर से एडमिन कॉस्ट कम होती है, फिर अगले पार्ट में सीजीएस कॉस्ट एक कम होती है तो एडमिन कॉस्ट एक बढ़ जाती है, और इंटरेस्ट का मेजर डिफरेंस था वहां पे। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो कैश में आपको एक बड़ा शार्प डिक्लाइन नजर आ रहा है। शुरू में वो 220x1 में वो 87.9% है, फिर 2 में वो 3.8 हाफ रह जाते हैं, और फिर 220x3 में मजीद हाफ रह जाते हैं 1.7 के करीब, ठीक है, बल्कि हाफ से भी थोड़ा थोड़ा कम है। इधर से रिसीवर्स जो हैं वो 1 और 2 में तो इतना बड़ा चेंज नहीं है, 3 में जाके एकदम से जंप कर रहे हैं। इन्वेंट्रीज जो हैं वो तकरीबन ऊपर नीचे हो रही है थोड़ा सा, 28 से 25 फिर 27, और करंट एसेट्स में भी इसी तरह है, 63 से 57 फिर 63, जंप है, डिक्लाइन है, फिर जंप है, ठीक है। उसके बाद नेट फिक्स एसेट्स में इजाफा होता है, फिर अगले साल फिर कमी हो जाती है, 36 से 43 पे जाते हैं, फिर 36 पे आ जाते हैं। पेबल्स में, अक्रूवल्स में और बैंक लोन में आपको शार्प इंक्रीज नजर आ रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि आपका कैश डिप्लीट हो रहा है, और आपका कैश जो है वो आपके रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज में फंसता जा रहा है, और उधर से आप उधार मजीद ले रहे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने। तो और फिर आप देख सकते हैं कि इक्विटी का शेयर भी तेजी से गिरता है। 20x1 में वो तकरीबन 60% के करीब है, 59.2, और फिर वो 48 रह जाता है, तकरीबन 11.23% से डिक्लाइन आता है 20x2 में और 20x3 में। तो ये इस चीज का इंडिकेटर है कि तो इसमें जो इंडिकेटर है मेन वो यही है कि इस कंपनी की जो लिक्विडिटी है ना वो थोड़ी सी खराब होती जा रही है, कि हमारे पास जो हैं कैश या बिल्कुल लिक्विड जो एसेट्स हैं उनकी जो परसेंटेज रेशो है इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स उसमें कमी आ रही है और लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि और इक्विटी का साइज भी छोटा हुआ है, डेट का, लॉन्ग टर्म डेट का साइज भी बड़ा है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ये हो गया जनाब मुकम्मल, जिन्होंने नहीं किया था वो टैली कर लें, और आगे हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अच्छा जी, ये हम करने लगे हैं हॉरिजॉन्टल या इंडेक्स एनालिसिस, ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल या इंडेक्स एनालिसिस। अब मैं सबसे पहले तो वो आइटम्स उतारता हूँ जो बैलेंस शीट के हैं, उसके बाद 20x1 और 20x2 मैं कवर करता हूँ, और जो है ना, अल्लाह भला करे आप लोगों का 20x3 फिर आप लोग कर लीजिएगा, x2, ठीक होगा। अच्छा जी, आइटम्स क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो है कैश, कैश के बाद है रिसीवेबल्स। अच्छा चलो, ये सिंपल है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में। इसमें हमने बेस ईयर 20x1 की वैल्यू लिया है, जिस तरह ये 561 है, और जो करंट ईयर है 2002 उसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे। तो कैश के केस में लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 387 है, तो डिवाइडेड बाय 561 करूँ और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा तकरीबन? परसेंटेज में बताओ, कोई 70-80% हो जाए। बस बाबर मैं छोड़ रहा हूँ, ये एक दो वर्क 68.98 68.98%, 98 है तो ये 69% कर दो ना। हाँ ये देखो, ये 69% हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह आप रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री और इन सबको कर लेंगे, और 20x3 की वैल्यूज भी कर लेंगे। तो कल मैं ये टैली करा के तो क्लियर करा दूंगा और मैच करवा दूंगा, उसके बाद हम थ्योरी वाला अपना वो पढ़ेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में 20x2 में रिसीवेबल्स की क्या फिगर है? 146%, ठीक हो गया। मैं जूम कर देता हूँ इसको, ठीक हो गया। ये 146% रिसीवेबल्स आ गए, उसके बाद 128.7% की इन्वेंट्रीज आ गई। वेरी गुड, शाबाश। 28.7% की इन्वेंट्रीज आ गई। उसके बाद आ गए करंट एसेट्स 128.9 के, 128.9%। उसके बाद आ गए जनाब फिक्स एसेट्स, वो 171% से इंक्रीज कर गए, ठीक हो गया। उसके बाद टोटल एसेट्स आए होंगे, वो भी ग्रो कर गए हैं, 141.3, 141.3%। पेबल्स 158.1,
उसके बाद अक्रूवल्स 171.4%, बैंक लोन 360, ये तो बहुत बड़ा इंक्रीज है, और करंट लाइबिलिटीज भी 180.7, और लॉन्ग टर्म डेट 200% इंक्रीज कर गया, शेयर होल्डर इक्विटी 117% इंक्रीज कर गई, और ये भी 141.3% होगा इक्विटी और लाइबिलिटी का जो टोटल है 144.3 है। इसका मतलब पहले आपने 141 वाला फिगर गलत लिखवाया। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी ठीक करता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की जरूरत नहीं है, मैं बस कंफर्म कर रहा था। उसकी वजह है कि बच्चे फिर बाद में टैली करें तो ये ना हो कि वो भी कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं इंश्योर कर रहा था। 144.3 ठीक हो गया, और ये भी 144.3 हो गया। चलो 20x3 वाली लिखवाओ फिगर्स, फिर वाइंड अप करें इसको। 2-3 लेक्चर से चल रहा है हमारा ये टॉपिक। जी शाबाश, 36% हो गया। उसके बाद रिसीवेबल्स हैं 206.4% है। उसके बाद इन्वेंट्री है आपकी 161.8%। उसके बाद करंट एसेट्स हो गए 165.5%। ठीक है, फिक्स एसेट्स हो गए हैं 169.1%। टोटल एसेट्स हो गए हैं 166.8%। उसके बाद पेबल्स हो गए हैं 194%। अक्रूवल्स हो गए हैं 195%। बैंक लोन हो गया 420%। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज हो गई हैं 217.6%। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट है 190%, और इक्विटी हो गई है 135.1%, और टोटल आ गया 166.8%। ठीक हो गया, शाबाश। अब अगर आप गौर करें तो जो हमने उधर वर्टिकल एनालिसिस में चीजें हाईलाइट की थी वही चीजें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में भी हाईलाइट हो रही हैं कैश के बारे में, कि वहां पर भी हमने ये देखा था कि 2001 के मुकाबले में 2 और 3 में जो लायबिलिटीज हैं वो एसेट का एक मेजर परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इक्विटी की जो परसेंटेज थी वो 2001 में 59.2% से कम होती है, वो 40 पॉइंट समथिंग रह जाती है। यानी डेट में कोई 20% का इंक्रीज आया है ओवरऑल एसेट की कॉम्पोजिशन में। दूसरा जो अलार्मिंग फैक्टर था वो था कैश का। कैश कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। यहाँ पर जो बेस ईयर है उससे फिर 69% रह गया, फिर 36% रह गया 2003 में। 2 सालों में ऑलमोस्ट 1/3 रह गया कैश। तो ये इस चीज का साइन है कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस बिजनेस के लिए। इसका मतलब यह है कि ये बिजनेस अपनी जो क्रेडिट सेल्स हैं या रिसीवेबल्स हैं या इन्वेंट्री है उसको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ से लाइबिलिटीज में बहुत शार्प इंक्रीज है, इस तरफ आप देख सकते हैं दोनों सालों में 158, 170, 360, 180, 200, और इधर देख लें 194, 195, 420, यानी मजीद पिछले साल से भी और ज्यादा बढ़ गया। तो ये सारा इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस को अपनी लिक्विडिटी में या जो करंट आप रेशोज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप इंडिकेटर देखेंगे कि इस बिजनेस की जो लिक्विडिटी है वो डिक्लाइन कर रही है। और क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट भी डबल हो गया एकदम से एक साल में, 100% था अब 200 हो गया, फिर उसमें भी मजीद 190, और इधर 360 का बैंक लोन बढ़कर 420% हो जाता है, 3 गुना बढ़ता है, और फिर वो भी मजीद 60% बढ़ जाता है। तो ये सारी इंडिकेटर्स हैं कि ओवरऑल बिजनेस की जो डेट प्रोफाइल है या बर्डन है वो इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के एतबार से भी रिस्क फैक्टर बढ़ गया इस बिजनेस का, और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के एतबार से भी इसकी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक है,
तो और साथ में अगर हम एफिशिएंसी के एतबार से बात करें तो रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री का पाइल अप होना, जिस तरह यहाँ पर ये 146 और फिर 206 और ये 128 और फिर 161, ये भी इस चीज का है कि मैनेजमेंट एफिशिएंटली इन्वेंट्रीज को टर्नओवर नहीं कर रही है या रिसीवेबल्स को एफिशिएंटली कैश में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, क्रेडिट बढ़ रहा है, एनहांस हो रहा है, ओवरऑल बिजनेस जो है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी, शॉर्ट में और लॉन्ग दोनों में उसकी कंडीशन खराब हो रही है। ये इंडिकेटर्स नेगेटिव में जा रहे हैं इसके। इसी तरह जो हमने हॉरिजॉन्टल किया था इनकम स्टेटमेंट में, उसकी भी इसी तरह मैंने कमेंट्स दिए थे, तो ये कमेंट्स हैं, उसने मांगे हैं कि आपने कमेंट करने हैं। इसके अलावा इस सवाल का एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो बुक में भी आपको मिल जाएगा बाय एंड ऑफ द चैप्टर प्रॉब्लम्स के बाद, तो वहां पर भी कमेंट्री है, एक एक पैराग्राफ हुआ है, एक इनकम स्टेटमेंट पे, एक बैलेंस शीट पे, वो भी एक दफा पढ़ लीजिएगा। तो ये जो बातें मैंने इंडिकेट की हैं वो वहां पर आपको उस नजर आ जाएंगी, आपको भी तरीका आ जाएगा कि आपने इसको कैसे लिखना है। अब हम मूव करते हैं जो थोड़े से जरा टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिसमें रिवर्स वर्किंग है या जिसमें मिसिंग वैल्यूज कंप्लीट करनी होती हैं, वो ज्यादा डिफिकल्टी पैदा करते हैं बच्चों के लिए एग्जाम के हवाले से। उनको हम देखते हैं एक दो क्वेश्चंस। ये तो बेसिकली प्रैक्टिस थी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की, बिकॉज वो हमने किया नहीं हुआ था एफएम के हवाले से, इसलिए फिर मैंने कहा मैं एक दफा यहाँ पे प्रैक्टिस करा दूं। इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन प्रॉब्लम 4 है गालवन, वो आप कर सकते हैं खुद। अब ये सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 3 है, मैं इसका पूरा अभी कॉपी कर लूँ। ये एक पार्ट इसका हुआ, अभी इसमें आगे भी है, ये आ गया इसका रिमेनिंग पार्ट। ये मिसिंग वैल्यूज हैं जो हमने फिलअप करनी। अच्छा, अब इसी तरह का दो क्वेश्चंस जो है गिटमैन में भी हैं, आप उनको कर चुके हैं कई दफा, इसलिए मैंने वो दोबारा कराना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा ये ट्राई करते हैं हम, ये अटेम्प्ट करते हैं हम, बिकॉज ये हमने पहले नहीं किया। पर ये सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम के बाद एक इस तरह की प्रॉब्लम भी है इस बुक में, आप उससे प्रैक्टिस करिएगा, इसी टेक्निक को, इसी चीज को, क्योंकि रेशो में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन या रिगार्डिंग वर्किंग के, वो ये वाले सवाल है, बिकॉज इसमें रिवर्स वर्किंग है, सिर्फ फार्मूला आना काफी नहीं है, आपको थोड़ा इंटेलिजेंटली मूव करना है एक फिगर से दूसरी फिगर पे देखते हुए कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें हम किस को वैल्यू को हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन शुरू में मैंने आपको कराया था जिसमें सिंपली रेशियोज फाइंड करनी थी, वो सबसे बेसिक टाइप का सवाल है रेशो में। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस भी मैंने प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से करवाया, वैसे कभी पेपर में आता नहीं है या आया नहीं है, बट अगर इन केस आ जाए तो इसलिए बेहतर है कि हम टेक्निक सीख लें। अच्छा, अब सिनेरियो है जनाब, यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंप्लीट द बैलेंस शीट फाउंड ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक हो गया, तो वो भी हमने यहाँ पे उतार ली है, ये हमारी बैलेंस शीट है, इसको हमने मुकम्मल करना है। अब इस तरह के सवाल को करने का बेहतरीन तरीका तो ये है कि सबसे पहले आप ये जो नामुकम्मल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये अपनी शीट पे, अपनी आंसर शीट पे, सबसे पहली आंसर शीट पे इसको नोट डाउन कर लें, ये लिख लें, और फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्किंग करती जाएं और उस वर्किंग पे लिखते जाएं कि ये वर्किंग में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, और उस वर्किंग की मदद से जो आंसर निकले उसको फिर मिसिंग वैल्यूज में पुट करते जाएं। ठीक है, फ्रंट पे आपकी मिसिंग वैल्यूज वाली बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, और उसके बैक पे वर्किंग्स। अब क्योंकि सवाल का ये फॉर्मेट मेरे पास है तो मैं इसलिए दोबारा नहीं बना रहा फॉर्मेट, बट मैं गाइड कर रहा हूँ कि इन केस आप मैनुअल पेपर में अगर करते हैं तो किस तरीके से आपने करना है। मैं इसी में वैल्यूज फिलअप कर दूंगा और दूसरी तरफ जो है ना वर्किंग्स, वो मैं साथ साथ करता जाऊंगा। अब यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसने कहा 360 डेज अ ईयर का यूज करना है ऑन ऑल क्रेडिट, ऑन सेल्स ऑन क्रेडिट। तो इसका मतलब ये है कि डेटा टर्नओवर में या इन्वेंटरी टर्नओवर में हमने 360 डेज यूज करना है, 365 यूज नहीं करना। जब सवाल साइलेंट होता है तो फिर हम 365 यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कैश मिसिंग है, अकाउंट्स पेबल, इन्वेंटरी, प्लांट इक्विपमेंट, टोटल एसेट्स सब मिसिंग है। इधर से लायबिलिटी साइड में चले जाएं, लॉन्ग टर्म डेट है, और उसके बाद कॉमन स्टॉक है, रिटेन अर्निंग्स है, टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी है। अब इसमें अगर मैं ये लॉन्ग टर्म डेट फाइंड कर लूँ ना,
तो ऑटोमेटिकली मेरी जो ये लाइबिलिटी एंड इक्विटी साइड है ना, ये मुकम्मल हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर पहली ही रेशो जो लिखी हुई है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो, इसकी मदद से मैं लॉन्ग टर्म डेट को कैलकुलेट कर सकता हूँ और इक्विटी साइड को, लाइबिलिटी एंड इक्विटी साइड को मुकम्मल कर सकता हूँ। तो उससे मुझे आसानी होगी फिर एसेट साइड पर मूव करने की। तो अब सबसे पहले तो मैंने इसको करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहली वर्किंग वन का हवाला दूंगा और वो होगी बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट की। ठीक हो गया। लॉन्ग टर्म डेट की ये वर्किंग है, रेशियो है जी 0.5 to 1। ठीक है, इसका मतलब है डेट टू इक्विटी की रेशियो 0.5 to 1। इसका मतलब जहां पर 1 रुपए की इक्विटी होगी उससे उसके बदले में आधे रुपए का लॉन्ग टर्म डेट है, या आधे डॉलर का, $1 की इक्विटी है तो आधे डॉलर का लॉन्ग टर्म डेट है। अब इक्विटी किसका कॉम्बिनेशन है? इक्विटी कॉम्बिनेशन है जनाब इन दो चीजों का, कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स। इन दोनों को मिला लें तो ये टोटल इक्विटी बनती है। तो अगर मैं इस रेशो को देखूं, इस रेशो में मेरे पास है 0.5 इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट निकालना चाहता हूँ LTD, तो मुझे सिंपली क्या करना है, टोटल इक्विटी को मल्टीप्लाई कर देना 0.5 से। टोटल इक्विटी है 1 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख की टोटल इक्विटी है, और यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.5 से। तो ये है मेरे पास 100,000, $1 लाख के लॉन्ग टर्म डेट आ जाएंगे। तो ये मैं पुट कर देता हूँ इस मिसिंग वैल्यूज के अंदर, $100,000, $1 लाख के मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिए। जी इकरा बेटा पूछें। अब सर मैंने ओके किया कि यही है। अच्छा ठीक है। अब ये साइड मुकम्मल इस तरह हो गई है कि आप सिर्फ टोटल लेना है। तो ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख $4 लाख से ये टोटल साइड इक्वल आ जाएगी। और हमें ये पता है कि जनाब जितना टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी होता है उतने ही हमारे टोटल एसेट्स होते हैं। तो वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको जाकर यहाँ पर 4 लाख लिख सकता हूँ, मगर अगर आप शो करना चाहें तो आप वर्किंग टू ये भी शो कर सकते हैं कि टोटल एसेट्स के लिए हमने कहाँ से निकाले ये, या किस तरह अज्यूम किया हमने ये कि हमें ये पता है कि बैलेंस शीट का रूल है कि टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी एंड इक्विटी का टोटल वो है, तो यही टोटल मेरे टोटल एसेट्स का है। ठीक हो गया। अब इससे क्या फायदा हुआ है कि अब हम एसेट साइड पर रिवर्स वर्किंग करके 4 लाख में से दो बाकी के करंट और नॉन करंट एसेट्स हैं उनको मुकम्मल कर सकते हैं। अगर हम ये साइड मुकम्मल नहीं करेंगे तो फिर हम जो बाकी रेशोज हैं उनको यूटिलाइज करके एसेट साइड को मुकम्मल 100% नहीं कर पाते हम, क्योंकि दो चीजें मिसिंग हो जाएं तो डिफिकल्ट हो जाता है बैलेंस शीट को या इनकम स्टेटमेंट को पूरा करना। तो इस तरफ से शुरू करने का एक ये भी फायदा हुआ है कि अब एसेट साइड हमारी तरतीब से मुकम्मल होती जाएगी। ठीक है, वो कहता है जनाब एवरेज कलेक्शन पीरियड है 18 दिनों का। ठीक है, इससे हमें पता है कि हम डेटर्स निकाल लेंगे, ये अकाउंट्स रिसीवेबल को हम निकाल लेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड से। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें सेल्स की जरूरत है। अब मसला ये है कि सवाल में सेल्स गिवन नहीं है, बट एक रेशो गिवन है टोटल एसेट टर्नओवर, 2.5 टाइम्स की टोटल एसेट टर्नओवर है, और हमें टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला पता है। किसी को याद है टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? मेरे जहांबाज सपाइयों ऐसे ना किया करो यार, ये बड़ा दुख होता है, यकीन मानो कि ये चीज शो करती है कि बस तुम लोग हाजिरी लगाने आते हो, पढ़ने में भी तो इंटरेस्ट शो करो ना यार, पार्टिसिपेट किया करो क्लास। सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स है इसका फार्मूला। तो हम रिवर्स वर्किंग करके टोटल एसेट्स हमने निकाल ली है इससे पहले स्टेप में, तो हम रिवर्स वर्किंग करके सेल्स फाइंड कर सकते हैं, फिर उसकी वजह से हम डेटर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए भी इस सवाल को ये इक्विटी साइड से या लाइबिलिटी साइड से पूरा शुरू करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसेट साइड पर कोई भी चीज निकालने के लिए जो वैल्यूज चाहिए वो, उसके लिए हमें जो रेशो गिवन है वो टोटल एसेट्स चाहिए, तो टोटल एसेट उधर से इधर आए हैं। खैर, तो वर्किंग 3 का मैं हवाला दे देता हूँ जनाब। हमने सेल्स की वर्किंग की है ये सेल्स को निकालने के लिए। ठीक है,
तो हमारा रेशियो है जनाब टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला है जनाब सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये आ जाएगी जनाब सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक हो गया। अब तो हम यूं कर लेते हैं, सेल्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, बाकी दोनों चीजें राइट हैंड साइड पर आ जाएंगे। तो सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय एसेट टोटल एसेट टर्नओवर। अब टोटल एसेट्स हैं 400,000 के, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एसेट टर्नओवर 2.5 टाइम्स लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने इसको एंड में डॉलर में लेके जाना है। तो 4 लाख को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा ख्याल है 10 लाख आ जाएगा। नहीं, हाँ 10 लाख आ जाएगा आपके पास, या $1 मिलियन की सेल्स आ जाएंगी। ठीक है बेटा इकरा, शाबाश। अच्छा, अब सेल्स आ गई हैं, अब इसकी बेस पर हम अगली वर्किंग कर सकते हैं, वर्किंग नंबर 4, और वो वर्किंग होगी अकाउंट्स रिसीवेबल्स की। ठीक हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल्स की। ठीक हो गया। अकाउंट रिसीवेबल की वर्किंग इस तरह है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें दिया हुआ है, मैं ऊपर देखता हूँ, ये दिया हुआ है 18 दिनों का एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये जनाब एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशियो जो है वो हम देख लेते हैं। वो आ जाएगा जनाब क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय, उसने कहा जी सॉरी शुक्र है 360 डेज अज्यूम करने हैं, 365 की जगह। तो इसको जब हम सब उल्टा पुल्टा करके क्लोज या रिवर्स वर्किंग करके क्लोजिंग रिसीवेबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, तो ओके बेटा जाब ठीक है। तो कोरोना फैल रहा है, तुम काकियां आपस में पार्टियां कर रहे हो हैं, कितनी बुरी बात है। अच्छा, तो ये एवरेज कलेक्शन पीरियड मल्टीप्लाई बाय सेल्स आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 360। एवरेज कलेक्शन पीरियड मल्टीप्लाई बाय सेल्स डिवाइडेड बाय 360। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड में हमारे पास दिन हैं, अल्लाह भला करे आपके 18। सेल्स हमने पीछे निकाल ली है 1 मिलियन है, और दिस होल डिवाइडेड बाय 360। तो ये आपके पास डेटर्स आ जाएंगे आपके, कितने के आ रहे हैं ये 1 लाख। ओके माशाल्लाह, 50,000 आ गए। तो ये $50,000। अच्छा, 50,000 आ गए जनाब, ये अकाउंट्स रिसीवेबल 1 2 3। ओके, अब ये रिसीवेबल सॉल्व हो गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन्वेंट्री पकड़ लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए लिखा हुआ है 9 टाइम्स। अब इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए मसला है कि हमें सीजीएस चाहिए, तो सीजीएस भी नहीं है सवाल में, मगर सीजीएस को निकालने के लिए देखें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 10%। तो अगर प्रॉफिट 10% है तो इसका मतलब है जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो बेसिकली अल्लाह भला करे आपका, वो आपकी जो सेल्स है उसका 90% है, एज सिंपल एज दिस। तो हम इधर कर लेते हैं जनाब वर्किंग नंबर 5, इसमें हम कर लेते हैं सीजीएस की कैलकुलेशन। तो हमें पता है कि जनाब सेल्स माइनस सीजीएस इज इक्वल्स टू जीपी। सेल्स माइनस सीजीएस इज इक्वल्स टू जीपी। तो सेल्स 100% है और जीपी 10% है, तो इम्प्लाइड है कि सीजीएस 90% है। इसका मतलब है अगर हम सीजीएस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये इस तरह होगा कि हमारे पास सेल्स हैं जो कि 1 मिलियन है, हम उसका 90% ले लेंगे तो हमारे पास सीजीएस आ जाएगा जो कि 900,000। अब मैं बात कर रहा था कि 9 लाख की सीजीएस आ गई है।
अब इसकी मदद से हम अगली वर्किंग करके, वर्किंग नंबर 6 करके हम बड़ी आसानी से इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है जनाब, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल्स टू CGS ओवर इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब जारी बात है कि हमने वो लेना है, इन्वेंट्री को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू CGS डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर जो रेशो है, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो CGS है आपके पास 9 लाख, 9 लाख में डिवाइड किया 9 से, किया आपके पास 100,000 की इन्वेंट्री आ गई, $1,00,000 की इन्वेंट्री आ गई। यहाँ पर इन्वेंट्री में भी मैं $1,00,000 पुट कर दूंगा। अब कैश और प्लांट और इक्विपमेंट रह गया। प्लांट एंड इक्विपमेंट को निकालने के लिए कोई रेशो गिवन नहीं है, मगर कैश को हम फाइंड कर सकते हैं। ये एसिड रेशो है जिसको हम एसिड टेस्ट रेशो है जिसको हम क्विक एसिड रेशो भी कहते हैं, ठीक है। तो क्विक एसिड रेशो का बेसिकली फार्मूला होता है कि करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री को निकाल देते हैं। तो इस केस में अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को निकाल दें तो बाकी दो एसेट्स बचेंगे वो सिर्फ दो ही हैं, कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। इसका मतलब है करंट लायबिलिटी में से अगर हम अकाउंट रिसीवेबल निकाल लें तो जो बचेगा वो हमारा कैश होगा। तो करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है, $1,00,000 में नोट्स एंड पेबल्स उन्होंने कंबाइन ही दिया हुआ, ये हमारी करंट लायबिलिटीज है। तो यहाँ पर मैं अभी कर देता हूँ जनाब वर्किंग नंबर 7, जिसमें हमने निकालना है बेसिकली कैश को, ठीक है। तो एसेट टेस्ट रेशियो है, मैं बता देता हूँ, एसेट टेस्ट रेशियो उसका फॉर्मूला है जनाब क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक हो गया। तो अब ये जो क्विक एसेट्स हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अगर हम कर लें तो ये हमारे पास होगा कैश प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्योंकि ये रेशियो 1:1 है, ये ऊपर लिखा हुआ है देखो 1:1 है, इसका मतलब है हम ये रिलेशन बनाना चाह रहे हैं कि कैश प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज है, 1:1 है, दोनों बराबर है। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पुट कर देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। कैश अननोन है, प्लस 50,000 के अकाउंट्स रिसीवेबल है और 1,00,000 की करंट लायबिलिटीज। तो कैश इक्वल टू हो जाएगा 1,00,000 माइनस 50,000 का कैश, तो ये आपके पास $50,000 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। तो ये जनाब मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ कैश की जगह पे 50,000, ठीक हो गया। अब रह गया प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो सीधा हल है जनाब, बाकी सारे एसेट्स को हम टोटल एसेट्स में निकाल लें या करंट एसेट्स को हम टोटल एसेट्स में से निकाल लें तो बाकी बच जाएगा हमारे पास फिक्स एसेट यानी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो फाइनल वर्किंग हम कर लेते हैं यहाँ पर, वर्किंग नंबर 8। जी इकरा बेटा ठीक है, 2 लाख ही आएगा। वर्किंग नंबर 8 प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स एसेट्स, ठीक हो गया। प्लांट एंड इक्विपमेंट के हवाले से हम कह सकते हैं जनाब के टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट। तो फिक्स एसेट्स को हम कह सकते हैं या प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स। तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी टोटल एसेट्स में 4 लाख माइनस करंट एसेट्स में है आपके पास कैश 50,000 जमा 50,000 का अकाउंट्स रिसीवेबल है जमा 1,00,000 की इन्वेंट्री। तो ये निकल जाएंगे 2 लाख के करंट एसेट्स, तो $2,00,000 का आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा। तो ये जनाब हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया।